नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ, प्लीज फॉलो किया करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, इनका नाम बताना है। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कई तरह के जैसे इंटरनेशनल लोग भी थे, है ना, वो भी भारत में एक्टिव रहे। तो उसी में दो लोग थे, HP ब्लवाट्स्की और कर्नल ओलकॉट। इनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ कह सकते हैं वेस्टर्नर्स थे, है ना, जो इंडियन कल्चर और थॉट के रेफरेंस में उससे इंस्पायर्ड थे। तो इन्होंने ये थियोसॉफिकल मूवमेंट चलाया। तो इसकी स्थापना की गई थी वैसे तो न्यूयॉर्क सिटी US में, है ना, अराउंड 1875, ठीक। बाद में ये शिफ्ट हुआ था इंडिया में, ये अडियार में, ठीक, 1882, ठीक। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा डी जो है ये सही है। 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, जो कि एक कण होता है जिसे धनात्मक चार्ज ले जाने वाला लेकिन परिमाण के उसी क्रम का द्रव्यमान होता है जिसमें, और सामान्य रूप से एक मुक्त ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ये इसके रूप में इसको इन्होंने वर्णित किया। तो जो है नोबेल प्राइज के विनर रहे थे कार्ल डी एंडरसन, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन की खोज के बारे में पूछा जाए तो 1932, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। वित्त एवं योजना आयोग के विलय का सुझाव इसमें से किसने दिया था, ठीक है। तो भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी प्लानिंग कमीशन हमारी, और 5 ईयर प्लान के ही एक अनुरूप फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है 5-5 साल की, ठीक। तो इन दोनों को मर्जर का सजेशन दिया था जो है ये MV माथुर थे, है ना, इनके द्वारा। तो हालांकि मर्जर तो हुआ नहीं, लेकिन अंततः क्या हुआ कि 2014 में प्लानिंग कमीशन समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से उसके स्थान पे नीति आयोग बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन अभी भी, है ना, जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और अगले 5 वर्षों के लिए वो जो कह सकते हैं हमारे टैक्स के डिस्बर्समेंट का एक रेशियो है, मेनली उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर-ए-तुजुक, जिसका अर्थ होता है समारोह का मास्टर, ठीक है, या कह सकते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो रॉयल सेरेमनीज आयोजित होती थी, तो इसके पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसमें खिलजी डायनेस्टी में जब ये जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था, उस दौरान अलाउद्दीन खिलजी जो है अपॉइंट हुआ था ये, ठीक। इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट ये हो जाएगा हमारा मरकरी, है ना। इसमें क्या है कि इन सभी विकल्पों के जो है अंदर सबसे बेस्ट जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अच्छा होगा। देखिए कोपेन वर्गीकरण, है ना, जलवायु के रेफरेंस में, प्लीज इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आजकल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग हर एग्जाम में, ठीक है। तो उसी में इनके वर्गीकरण के अनुसार किन क्षेत्रों में कम गर्मी के साथ साथ ठंडी आर्द्र सर्दी का अनुभव होता है, तो ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है भारत के इन विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। इन्होंने पूरे, जैसे भारत के रेफरेंस में मेनली हमें पढ़ना है, तो क्या है कि सारे क्षेत्र को कुछ कुछ कोड में डिवाइड किया है ना। तो वो कोड्स को थोड़ा एक बार देखिएगा, आजकल वो कोड पूछे जाते हैं। उस बल का माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है, ठीक है, क्या कहलाती है। तो जो है कोई ऑब्जेक्ट है किसी जो है उसके एक्सिस के आसपास रोटेट कर सके, तो ये पॉसिबल है टॉर्क के माध्यम से, है ना, बला घूर्ण। दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं, तो ये बहती हैं हमारी अरुणाचल और असम में, नॉर्थ ईस्टर्न में, और ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। मैप पे इसको लोकेट कर लीजिए। एक टर्म है महाद्वीपीयता, है ना, कॉन्टिनेंटल, ठीक। इसके बारे में गलत कथन चुनना है, तो बहुत ध्यान से देखना होता है कि क्या पूछा गया है,
ठीक, तो एक बार हम सारे स्टेटमेंट्स को देखेंगे, यानी कि जो ऑप्शंस हमारे हैं, ठीक है। तो उसके देखने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि कॉन्टिनेंटलिटी के बारे में क्या गलत है। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन सी हमारा इसमें यहाँ पे गलत है। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में एक बार चाहिए तो देख लीजिएगा। 2 स्टेटमेंट ऊपर के हमारे ठीक हैं। भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली, है ना, इसको लोकप्रिय बनाया, जो संगीत का एक रूप है, और इसका अर्थ या नाम जो है अरबी शब्द कौल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक, कई सारी पिक्चर्स या मूवीज में आपने देखा होगा, है ना, तो ये कव्वाली वगैरह का जो है काफ़ी एक थोड़ा लंबा सा, है ना, म्यूजिकल सेशन होता है। तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए जाना जाता है अमीर खुसरो। ठीक, ऑप्शन बी। इन विकल्पों में से देखें तो कौन सा टैक्स जो है वो पंचायतों के द्वारा एकत्र किया जाता है। ठीक, तो ग्रास रूट लेवल पे जो लोकल फेयर आयोजित होते हैं ना, मेले, उनमें जो टैक्स लगता है वो पंचायत एकत्र करती है। निम्नलिखित में से कौन अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। ठीक है, इन सभी विकल्पों में देखेंगे तो ग्राम पंचायत का जो एरिया है वहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली लोग जुड़े हैं उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत से। ठीक है, डायरेक्टली, तो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में वहाँ पे स्थिति ठीक होती है इन कंपेरिजन टू डिस्ट्रिक्ट या फिर क्षेत्र पंचायत। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन था। तो जो है ये ग्रामीणी होता था। ठीक है, हेड ऑफ विलेज या प्रधान जैसे भी वर्तमान में होते हैं ना, ग्राम प्रधान, तो उसके सिमिलर की पोस्ट इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, हेड ऑफ विलेज जो गांव के मेनली जो है मतलब डे टू डे अफेयर्स होते थे, उसको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। इन विकल्पों में से किसकी खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है, यानी कि जैसे धान की फसल लगाते हैं हम, पहले उसकी नर्सरी बनाई जाती है। ठीक है, बीज डाल करके, फिर क्या होता है कि उसमें ये नर्सरी को उखाड़ करके फिर पेड़ में जो उसमें खेत में एक एक दो पेड़ करके ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पे इन विकल्पों में से प्याज की खेती होती है। कौन सा जो है इसमें से मिश्र धातु नहीं है। स्टील को देखेंगे तो स्टील हमारा क्या है, एलॉय है किसका, आयरन और कार्बन का। ठीक, ब्रॉन्ज के बारे में बात करें तो ब्रॉन्ज हमारा जो है ये इसका कॉपर और टिन का है ना, एलॉय होता है। ठीक, और ब्रास की बात करें तो ये कॉपर और जिंक। तो गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। फिर इसमें गलत पेयर चुनना है। कुछ हमारे बोर्ड्स हैं, है ना, संबंधित चीज़ों से जो भारत में स्थित हैं, और कहाँ पे उसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। तो तंबाकू बोर्ड पुणे में लिखा है ना, ये गलत है, गुंटूर में है ना, और ये उसमें है आंध्र प्रदेश में। अन्य विकल्प ठीक है, इनको प्लीज देख लीजिए। अब मौर्यन काल में हम देखें तो नगर सभा का प्रमुख क्या कहलाता था। तो जैसे भी हमने वैदिक में ग्राम सभा के लिए लेवल पे देखा, तो नगर के रेफरेंस में नागरिक होता था ये। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। अभी पंचायत के ये टैक्स कलेक्शन की हमने बात की थी, तो इनको लेकर के ही शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने का अधिकार अगर प्रदान करना है तो ऐसी विधि यानी कि लॉ कौन बना सकता है। ठीक है, तो संबंधित राज्य जिसमें वो पंचायत है वहां का स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, विधायिका। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो उस समय गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या होती थी। ठीक है, तो मतलब इनमें तो खैर ये नाडु है ना, अन्य जो है वो है, तो इसको चुनेंगे। नाडु बेसिकली क्या होता था, अभी वर्तमान का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मान सकते हैं। ठीक है, चारों ही देख लेते हैं। जैसे गांव जो है विलेज, उसको बोलते थे ग्राम। ठीक है, और जैसे कि तहसील जो है अभी वर्तमान में, उसको बोलते थे स्थल। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा नाडु, और जैसे ये स्टेट है ना, इसको बोलते थे मंडलम। ठीक, तो ये चारों ध्यान रखिएगा। इन विकल्पों में से जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसका गलनांक सबसे उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। आयरन वगैरह का तो इसका कंपैरिजन बहुत कम है। बोरॉन जो है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है करीब जो है ये 2200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक, तब जाकर के ये पिघलेगा। इसमें 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बहुत ध्यान से देखिए, वो चुनना है हमें। तो शुष्क सम्राट
धान की एक प्रजाति है ना, चावल जो इससे होता है। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा, इसका प्रयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होता है, ये गलत है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है क्योंकि ये जो है इसको वाटर का कंजम्पशन जो है इसका कम है, ठीक है। तो पहला कथन सिर्फ ठीक है। मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे, इसमें से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से नहीं है, ठीक। तो विलेज लेवल पे जैसे प्रधान के बारे में हमने, जो ग्राम प्रधान है अभी वर्तमान की पोस्ट, तो उस लेवल पे होता था ये मुकद्दम। तहसील लेवल का ये पटवारी और चौधरी होते थे। कोतवाल जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, ठीक। ये गलत है। तो ये मतलब ग्राम्य लेवल का नहीं है। किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज की डेट में आप देखते हैं वैसा ही कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है चोल काल की, ठीक। तो उत्तमेरूर अभिलेख है, ये परांतक था एक चोल सम्राट, उसके शासनकाल का ये, इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। आप जरा ये बताइएगा कि अभी वर्तमान के हिसाब से हम देखें तो किस भारतीय राज्य में ये स्थित था, ये बताइए। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं। तो इन प्रयोजनों के लिए जो हमारा केंद्रीय वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जिसका गठन होता है वो सिफारिशें कर सकते हैं। राज्य वित्त आयोग के बारे में भी पढ़िएगा और यूनियन फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़िएगा। वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो आया था ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक है। तो उसके बाद 1920 में के बाद से ही कई सारे राज्यों में पंचायती जो ये संस्थान हैं इनके लिए लॉ बनाए गए। तो इन विकल्पों में जैसे यूनाइटेड प्रोविंस है अपना जो अभी उत्तर प्रदेश है, बंगाल, असम, है ना, इन सभी जगहों पर बनाया गया था। ऑप्शन डी। 2 कथन है फसलों हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति और उसके बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक। तो जैसे जौ की जो फसल है और चावल की फसल, तो ये खरीफ की है, ये वाली रबी की होती है। ठंडी जलवायु अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है तो इसमें भी इसका उत्पादन हो जाएगा। और चावल के लिए तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा, है ना, जैसे जो हमारा मानसून वाला सीजन होता है मेनली इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट होता है। तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है पंचायतों के द्वारा अपने निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा संसाधनों से उत्पन्न कर के अत्यंत कम होने का कारण है, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो हैं लेकिन टैक्स उतना पंचायत के पास नहीं है, इसका क्या रीजन हो सकता है, ठीक। तो राज्यों के द्वारा पहली बात तो यही है कि पर्याप्त टैक्सेशन की पावर ही जो है पंचायत के पास मतलब है ही नहीं, ट्रांसफर ही नहीं करी गई है। सेकंड है कि ब्यूरोक्रेसी का काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है इन सब चीज़ों पे, तो स्टेट लेवल पे ही वो चीज़ें हैं, विलेज लेवल या पंचायत लेवल पे है ही नहीं। और थर्ड है पंचायतों के द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। ये भी सही बात है कि उस लेवल पे इतने एफिशिएंट लोग भी नहीं हैं अभी भी कि कई सारे राज्यों में कि वो इस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, है ना, टैक्सेशन वगैरह की चीज़ें। तो ये सारे ही कारण हैं। 2 कथन और कारण हैं। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, ठीक है। क्वेश्चन अलग से ही पूछते हैं कि लोहे में उसको जंग से बचाने के लिए किस चीज़ का वो करते हैं, कोटिंग, है ना। तो गैल्वेनाइजेशन उसको बोलते हैं जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उसकी जो है ये मतलब जंग लगने की क्षमता काफ़ी जो है बढ़ जाती है, जल्दी नहीं लगता मतलब। और उसी मतलब जो जस्तेदार लोहा जो बनाया जाता है गैल्वेनाइजेशन, उसको हिंदी में यशद लेपन कहते हैं। तो यशद शब्द जो यहाँ पे लिखा है इसका क्या अर्थ है कि इसमें उपचयन क्षमता होती है, यानी कि जो हमारा गैल्वेनाइजेशन की घटना है उसमें रिड्यूसिंग कैपेसिटी होती है जिससे वो जंग से बचाता है लोहे को, ठीक। तो दोनों ही सही हैं और जो है रीज़न कारण का रीज़न मतलब कथन का हमारे एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है कौन सी नकदी फसल नहीं है ना, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप बेसिकली वो जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए उपजाई जाती हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो जूट, मूंगफली, शुगर केन, रबर, है ना, ये सब जो चीज़ें कैश क्रॉप में आती हैं। इसमें ज्वार नहीं होगा, ये कॉमर्शियल क्रॉप है बेसिकली। कुछ फेमस जो बीज हैं उसकी वेराइटीज़ हैं, क्रॉप और स्पीशीज़, तो जो है उसके बारे में सुमेलित नहीं है क्या।
तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। राधे जो है ना, ये बंगाली चना एक होता है, ठीक, उसकी वैरायटी है। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि मिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित है, तो इसके फादर हैं भारत में वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी। देखिए 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, इनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है ना, तो वही है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन यानी दुग्ध क्रांति। और उसमें सबसे जो फोरफ्रंट पे रहे कौन है? वर्गीज कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। और जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित एक डे मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, तो ये 26 नवंबर को होता है। 26 नवंबर को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक। अभी आपको बता दिया ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन और वितरण। इसमें से जो है मवेशी नस्ल राजस्थान की कौन सी नहीं है? हल्लीकर जो है ये पाई जाती है कर्नाटका में, गाय। प्रथम शाकनाशी जिसका विश्व में उत्पादन किया गया है ना, तो ये था जो है 2,4-D, ठीक। फुल फॉर्म जो है कई बार पूछते हैं, तो डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ये है पूरा। वर्ल्ड वॉर जो सेकंड था उसके दौरान इसकी डिस्कवरी हुई और इसको मॉडर्न जो है हर्बिसाइड कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? फसल और उसमें उगने वाले खरपतवार नेचुरली। सर्दियों के महीनों में आपने बथुआ खाया होगा या उसका रायता वगैरह खाया होगा, ठीक है, तो ये जो है एक नेचुरल खरपतवार का रूप है जो कि गेहूं, मटर है ना, जो है इन सब चीज़ों में होता है, ठीक। धान में नहीं होता, ठीक है, यानी कि रबी क्रॉप्स हम कह सकते हैं, उसमें होता है। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। बाकी के ऑप्शंस ठीक है, इनको भी देखिए। फिर से गलत युग्म, फसल और किस मौसम के दौरान उत्पादन होता है या बुआई होती है? अलसी, लिनसीड जो है खरीफ की फसल लिखा हुआ है, ये गलत है। ये हमारा रबी यानी कि सर्दियों वाली जो क्रॉप्स होती हैं उसकी जो है उसमें इसका प्रोडक्शन होता है इंडिया में। सॉल्ट मार्च के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, गांधी जी इसको लीड कर रहे थे। तो हुआ क्या कि गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार किया, तो इनके बाद इस आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, ठीक है। तो काफ़ी एक वृद्ध थे, करीब 76 ईयर के लीडर उस समय, अब्बास तैयब जी, ठीक है, तो इन्होंने स्थान लिया इनका। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, हालांकि बाद में इनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो फिलहाल क्वेश्चन के अनुरूप जो उत्तर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल इसमें से कौन सी है? तो ये होती जमुनापारी, ऑप्शन बी। अच्छा, कोई ये बताइए किस क्षेत्र में पाई जाती है, कमेंट करिए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा किस प्रमुख फल की किस में है वेराइटीज? अंगूर है ना, ऑप्शन डी। गलत कथन चुने, बहुत ध्यान से ये देखा करिए क्या पूछा गया है। तो साहिवाल एक प्रजाति होती है गाय की जो मुख्य रूप से पाकिस्तान का जो सिंध वाला एरिया है वहां पाई जाती है और इसकी दूध देने की क्षमता काफी अधिक होती है। तो दोनों बातें ठीक हैं। गलत कथन चुनना है फिर से। एक वैरायटी डेवलप की गई है गेहूं की, नाबी एमजी, ठीक है, तो ये ठीक है। और लिखा है कि यह रंगीन गेहूं होता है, तो कलरफुल 2-3 कलर में, ब्लैक, ब्लू है ना, इनमें ये इसके मतलब होता है ना उत्पादन। तो दोनों बातें जो है वो ठीक हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। किसको दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो 3 फसलें हैं, लोबिया, मूंग और अरहर, है ना, इन तीनों को हम इन तीनों रूप में यूज कर सकते हैं, दाल के रूप में भी, जानवरों के लिए चारे के रूप में भी और हरी खाद के रूप में भी। दो कथन फिर से है, गलत को देखना है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ है ना, करीब जो है 2.5 बिलियन ईयर्स पूर्व इसका फॉर्मेशन माना जाता है ना। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसके जो एरियाज हैं उसको मैप पे लोकेट कीजिएगा प्लीज। तो ये सही है। और इस तंत्र में मैग्नीज है ना, भ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये सारे जो खनिज हैं प्राप्त होते हैं, ठीक है। गोल्ड वगैरह की भी कुछ कुछ अवेलेबिलिटी है, कॉम्पोजिशन इसमें, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। धारवाड़ मेन इसको जो नाम मिल रहा है ये कर्नाटका वाले जो रीजन में स्टडी हुई थी तो वहाँ से इसको नाम पड़ा, जो वहाँ पे क्षेत्र है ये। तो इसमें भी दोनों बातें हमारी जो हैं वो ठीक हैं।
दो कथन है, सही को चुनना है। सोयाबीन के बीज में 20% के आसपास तेल और 40% प्रोटीन होता है, ये बात ठीक है। एक वैरायटी होती है धान की अमन, है ना। बेसिकली 3 वैरायटी है, औस, अमन और बोरो, है ना। ये मेनली असम राज्य में जो है इनका उत्पादन होता है, काफ़ी फेमस है, इसके बारे में अलग से ही पूछते हैं कई बार, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो लिखा है अमन धान मार्च अप्रैल में बोया जाता है, ये गलत है। रेनी सीजन में इसको मतलब बोते हैं, तो पहला ही सही है, दूसरा गलत है। 3 हमारे पास कथन है और विशिष्टताएं हैं, ये किसी एक राज्य में पाई जाने वाली। इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, और राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसल, है ना, नकदी फसल के रूप में जो है हमारा जैसे कॉटन, ठीक है, तो इसकी खेती अधिक होती है। तो तीनों बातें गुजरात के लिए सूटेबल हैं इसमें, ठीक है। दक्कन प्लेटू का जो हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ पे कॉटन का अच्छा उत्पादन होता है और ये विशेषताएं सही हैं सब। आज का एक अंतिम प्रश्न है, इसको पढ़िए, इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। और जो भी चीज़ें पूछी जाती है प्लीज़ आप उसका आंसर किया करिए, दोनों तरफ से इंगेजमेंट रहेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगर आप हमारे किसी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं अभी भी अपनी तैयारी को पूरी तरीके से पूरी करने के लिए, तो जानकारी आप ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर अन्य किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके भी ग्रुप्स हमारे पास चल रहे हैं, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।